हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की जो है, इसमें मैंने आपको विज्ञान का भी संपूर्ण करवा चुका है और सामाजिक विज्ञान का भी पूरे प्रश्नों के उत्तर करवा दिया है। आज हम गणित का देखते हैं और आपकी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखें। और ये कक्षा 7वीं के लिए है और आपके अभी वार्षिक परीक्षा होने वाली है, तो वार्षिक परीक्षा के पहले मैं आपको हिंदी के, अंग्रेजी के, संस्कृत के, गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक वीडियो लेकर के आऊँगा और बताऊँगा कि कैसे उन प्रश्नों को हल करना है और कौन कौन से प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वो वीडियो आपको मिल सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए जानते हैं अध्याय नंबर 3, आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका, सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को क्या कहते हैं? तो उत्तर में लिखना बच्चों, सबसे बड़े और सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को परिसर कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनका बीचों बीच यानी मध्य वाला मान क्या कहलाता है? तो उत्तर में लिखिएगा हल में कि बीच वाला मान मध्यंक यानी माध्यंक कहलाता है। इस प्रकार से दूसरे का उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर तीसरा है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो इसके उत्तर में लिखिएगा प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4 और 5 हैं। यानी प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है बच्चों, तो 1 से 5 तक यानी प्रथम 5 1 से 5 तक हो गई। तो इनका माध्य ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? माध्य बराबर क्या होता है? यानी पूरे आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। तो पूरे आंकड़ों का जोड़ यानी 1 धन, 2 धन, 3 धन, 4 धन, 5, इसको जोड़ेंगे और कितनी संख्या है? 5, तो बटे में आएगा 5। तो जब पूरे को जोड़ेंगे हम तो कितना होता है? 15। तो ये हो जाएगा 15 बटे 5। तो इसको काट देंगे, 15 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 बार में कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? माध्य होगा 3। इस प्रकार से ये हुआ हमारा आंसर। प्रश्न नंबर चौथा है, आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है? तो उत्तर में लिखिएगा आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। अभी आगे के प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा बहुलक कैसे होता है और परिसर क्या होता है, सब बताऊंगा। प्रश्न नंबर 5वां है बच्चों, सुनील 3 क्रमागत दिनों में 6 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे पढ़ता है। उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है? तो देखिए, औसत निकालना है तो पढ़ने का औसत समय कैसे निकालेंगे? देखो, पूरे घंटे को जोड़ेंगे, 6 घंटे धन 5 घंटे धन 7 घंटे और कितने कितने बार पढ़ा वो? 3 बार। तो ये कितनी संख्या है ऊपर? 3 संख्या है, तो बटे में आएगा 3। पूरे को जोड़ेंगे तो 7 और 5 कितना होता है? 12, 12 और 6 18, यानी 18 बटे 3 आ गया। काट दो इसको, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, यानी 6 बार में कट गया। तो औसत कितना आ गया हमारा? 6 घंटे। आंसर होगा हमारा 6 घंटे। आइए जानते हैं प्रश्न नंबर छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहीं पे आपको समझ आएगा कि बहुलक क्या होता है। तो यहाँ आंकड़े दिए हैं 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो देखो, समान मान वाले आंकड़ों को एक साथ व्यवस्थित करते हैं। जैसे 12 है तो 12 ये है, यानी सबसे पहले क्या देखते हैं? देखो, एक 12 ये हो गया और दूसरा 12 ये है, बस 2 ही हैं तो 2 बार 12 लिख दिए। फिर क्या है? 13 देखते हैं, तो 13 एक ये है और एक ये 13 है, तो 2 बार 13 है बस, तो 2 लिख दिए। अब देखो 13 के बाद आता है 14, तो 14 कितनी बार है? एक बार ये 14 है, 2 बार और 3 बार है ना? तो ये 3 बार हमने 14 लिख दिया। फिर क्या है? फिर 16 है, 15 नहीं है, 16 है, तो 16 एक ही बार है, तो ये 16 लिख दिया। फिर क्या है? 17 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, अब क्या है? 19 है ना? तो ये 19 लिख दिया। तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो, 12 2 बार आया है, 13 2 बार आया है, लेकिन 14 कितने बार आया है? 3 बार। तो सबसे अधिक बार क्या आया? 14। तो 14 क्या हुआ? इसका बहुलक हुआ। तो अब समझ आ गया होगा आपको कि बहुलक क्या होता है। तो बहुलक क्या हुआ इसका? 14। इस प्रकार से बहुलक निकालते हैं। प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यंक यानी मीडियन ज्ञात कीजिए। तो देखो, 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35 ये लिखा है।
इसका माध्यम ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटा क्या है, यहाँ 17 है, 17 के बाद 18 है, फिर 19 20 21 22 नहीं है, फिर क्या है 24 आएगा, 24 के बाद क्या आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, तो 25 लिख दिए। फिर और कोई संख्या नहीं है, फिर 35 है, तो 35 लिख दीजिए। फिर क्या है 36 है, और फिर कोई और नहीं है, 46 है। तो ये हमने लिख दिया क्या, बढ़ते क्रम में लिख दिए, बढ़ते क्रम में। अब हमको क्या करना है, माध्यम ज्ञात करना है। तो कुल कितनी संख्याएं हैं, एक 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 संख्या है। 3 इधर भी है, 3 इधर भी है ना, बीच में क्या है 25, तो 25 इसका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। तो ये हुआ आपका आंसर। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। उसके रन कितने थे 8 पारियों में, यानी 58 बनाया पहले, फिर 76 बनाया, 40 35 46 50, फिर 0, फिर 100। तो ये क्या हुआ, यानी उसका रन है। अब क्या बोला है यहाँ पे, इन रनों का परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर देखो अब कैसे ज्ञात करते हैं, रनों की संख्या को आरोही क्रम में लिखते हैं पहले, है ना। तो आरोही क्रम में लिख लिए, 0 है, फिर 35 रन बनाया, फिर उसके बाद 40 46 50 58 76 100, यानी बढ़ते क्रम में हमने लिख लिया, है ना। परिसर परिसर मतलब क्या होता है, यानी सबसे बड़ा आंकड़ा और छोटे आंकड़ों का अंतर, है ना। सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है, यहाँ 100 है, तो 100, और सबसे छोटा क्या है 0, तो इनका अंतर मतलब घटा देंगे। तो 100 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 ही आएगा। तो देखो 100 ऋण 0 कितना हुआ, 100, तो 100 ही हो गया इसका परिसर, मतलब 100 इसका परिसर होगा। तो ये हुआ आपका आंसर। तो इस प्रकार से परिसर ज्ञात करते हैं, मतलब सबसे बड़ा आंकड़ा और सबसे छोटा आंकड़ा का अंतर, मतलब उनको घटाने में जो प्राप्त होगा वही है परिसर। 9वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपका, 5 7 9 x 6 10 11 का माध्य 8 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो माध्य कैसे, पूरी संख्याओं को लिख देते हैं और कुल कितनी संख्या है वो लिखते हैं। तो हमने लिख दिया 5 7 9, है ना, x, फिर 6 10 11 लिख दिया, और कुल कितने हैं 7 हैं, तो बटे में आ जाएगा 7, यानी कुल 7 संख्या है, लिख दिया। अब क्या है, पूरे को जोड़ेंगे ऊपर तो कितना आता है 48, और x भी है तो क्या आ जाएगा 48 धन x, है ना, बटे 7। और माध्य तो हमारा 8 है ही, तो ये माध्य यहाँ दिया है ना, देखो ये माध्य दिया है आपको, तो माध्य के नीचे क्या आ जाएगा 8, है ना। तो ये क्या हो गया, 8 बराबर 48 धन x बटे 7 हो गया। अब क्या होगा, 7 गुणा 8 हो जाएगा, तो ये 7 गुणा 8 लिख दिए, और इधर क्या बच गया 48 धन x, तो ये 48 धन x बचा है। तो 7 गुणा 8 क्या हो जाएगा, ये 56 हो गया, और बराबर 48 धन x। तो फिर 56, 48 को हम जब बराबर के इधर लाएंगे तो ये ऋण हो जाएगा, तो ऋण 48 हो गया, यानी 56 ऋण 48 बराबर x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 56 में 48 घटाएंगे तो 8 आएगा, तो x बराबर 8 हमारा ये आंसर हो गया, मतलब x का मान क्या हुआ, 8 हुआ बच्चों। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 9 का आंसर देना है। 10वां प्रश्न है आपका, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक दंड आरेख में निरूपित कीजिए। दंड आरेख बनाना है। तो देखो कक्षा 5वीं में 130 विद्यार्थी हैं, 6वीं में 120 हैं, 7वीं में 90 हैं, 8वीं में 100 हैं, 9वीं में 90 हैं, और 10वीं में 80 हैं। तो इनको कैसे बनाना है, दंड आरेख। तो देखो यहाँ पे मैंने एक दंड आरेख बनाया है, तो इसी प्रकार से आपको भी एक दंड आरेख बनाना है। ये कहलाता है आपका y अक्ष, ये कहलाता है x अक्ष। तो ये क्या हुआ, x अक्ष में हमने लिख दिया कि कक्षा, है ना, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं, और y अक्ष में लिख दिया विद्यार्थियों की संख्या। तो एक क्या होता है, मान होता है ना। तो हमने यहाँ 20 40 का ले लिया, 20 40 60 80 100 120 और 140, इस प्रकार से हमने ले लिया, ठीक है। यानी विद्यार्थियों की संख्या 120 तक है, आगे हमने 140 भी ले लिया है। तो अब क्या करेंगे, देखो कैसे बनाएंगे। कक्षा 5वीं में कितने विद्यार्थी हैं, 130 विद्यार्थी हैं। तो देखो ये 120 यहाँ तक आया और 130 यहाँ तक आया, तो 130 विद्यार्थी, ये आंकड़ा यहाँ चला गया। 6वीं में कितने विद्यार्थी हैं, तो 120 हैं, तो ये 120 के सामने ये आंकड़ा आ गया, है ना। फिर 7वीं में कितने विद्यार्थी हैं, तो 7वीं में है 90, तो देखो 80 और 100 के बीच में 90 है, तो ये 80 और 100 के बीच में ये 90 आ गया। फिर 8वीं में कितने विद्यार्थी हैं, तो 100 है, तो ये 100 के सामने पूरा 100 आ गया, है ना। 9वीं में कितने विद्यार्थी हैं, तो 9वीं में कितने हैं, 80 हैं, तो देखो 100 और सॉरी 90 हैं, तो 100 और 80 के बीच 90 होगा, तो ये 90 विद्यार्थी 9वीं में आ गया, है ना। इस प्रकार 10वीं में कितने हैं, तो 10वीं में 80 हैं, तो ये 80 के सामने में ये आ गया। तो इस प्रकार से क्या बनाते हैं, एक ये हमने क्या बना दिया, यहाँ पे आंकड़ों का को क्या किया, दंड आरेख में निरूपित कर दिया। तो इसी प्रकार से आपको भी हल करना है। तो ये हुआ आपका अध्याय नंबर 3 आंकड़ों का प्रबंधन समाप्त। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहे। धन्यवाद।